कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े धोखे से होती है। यूई अपने हस्बैंड टैंग से कहती है कि उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत धोखे से है, लेकिन अब उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स लेना चाहता है ताकि वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड कियान से शादी कर सके। यूई गुस्से में कहती है कि जब तक उनका डिवोर्स नहीं होता तब तक कियान के पेट में पल रहा बच्चा हमेशा नाजायज ही कहलाएगा। लेकिन कियान मासूम बनने का नाटक करती है और टैंग को वहां से ले जाती है। इसके बाद यूई को पता चलता है कि कियान पिछले 7 महीनों से चाइना में ही रह रही थी। उसके साथ एक 5 साल का बेटा भी है और अब वो दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर यूई के पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि टैंक बार बार अब्रॉड बिजनेस ट्रिप के बहाने उसके पास जाता था। इसके बाद यूई अपनी छोटी बेटी याओ के साथ टाइम स्पेंड करती है। वो उसे जोड़ना घटाना और खाना बनाना सिखाती है और छोटी छोटी बातें समझाती है। या बार बार कहती है कि अभी वो बच्ची है, बाद में वो ये सब सीख लेगी। लेकिन यूई उसे सख्त से दोबारा कोशिश करने को कहती है। फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि अगर एक दिन वो अपनी बेटी के पास ना रहे तो उसे अपने दम पर जीना आना चाहिए। मासूम याओ कुछ समझ नहीं पाती और पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। ये सुनकर यूई का दिल टूट जाता है। असल में वो एक सीरियस बीमारी से जूझ रही थी। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसके पास शायद ज्यादा समय नहीं बचा। फिर वो अपने हस्बैंड को फोन करके कहती है कि अगर वो उसे 30 मिलियन दे दे तो वो 2 घंटे के अंदर डिवोर्स के पेपर पर साइन कर देगी। दूसरा टैंक क्यान के साथ बैठा होता है। क्यान को लगता है कि यूई पैसे ऐंठना चाहती है, लेकिन टैंक उसे बताता है कि जब उसका बिजनेस बर्बाद हो गया था तब यूई ने उसे 30 मिलियन देकर दोबारा खड़ा होने में मदद की थी। अब वो सिर्फ पैसे वापस कर रहा है। फिर वो क्यान को याद दिलाता है कि बचपन में मुझे गुंडों से बचाते समय तुम्हारे चेहरे पर ये निशान पड़ गया था। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा और इसलिए मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। उधर यूई वो पूरे 30 मिलियन अपनी बेटी याओ के नाम पर ट्रांसफर कर देती है। वो सोचती है कि शायद उसके मरने के बाद टैंग उसकी बेटी का ख्याल रखेगा, लेकिन उसे कियान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसलिए वो सारी प्रॉपर्टी एक राज की तरह छुपा देती है और एक गुड़िया के अंदर जरूरी डॉक्यूमेंट छुपा कर वो अपनी बेटी से कहती है कि इस गुड़िया को कभी भी खुद से दूर मत करना और किसी को भी इस बारे में मत बताना। तभी थोड़ी देर बाद यूई की तबीयत अचानक खराब हो जाती है या वो घबरा कर रोने लगती है। यूई किसी तरह अपनी बेटी से कहती है कि जल्दी से डैड को कॉल करो। उसी समय ऑफिस में कियान और उसका बेटा टैंक के पास पहुंच जाते हैं। कियान बड़ी चालाकी से टैंक को बाहर फलों का सामान उठाने के लिए भेज देती है। इसी बीच याओ अपनी मॉम की हालत देखकर बार बार अपने डैड को फोन करती है, लेकिन फोन कियान उठा लेती है या रोते उससे कहती है कि उसकी मॉम मर रही है, जल्दी से डैड को फोन दो। लेकिन कियान बड़ी बेरहमी से कहती है कि उसके डैड उसकी मॉम को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते। वो यहाँ तक कह रहती है कि टैंग अब तुमसे भी प्यार नहीं करता और वो उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। उधर यू इधर से तड़प रही थी। वो अपनी बेटी से मेडिसिन लाने को कहती है, लेकिन जब याओ मेडिसिन ढूंढती है तो पता चलता है कि मेडिसिन तो खत्म हो चुकी है। वो अपनी मॉम को पकड़कर फुट फुट कर रोने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उधर कियान टैंक पर अपना हक जमाने के लिए सबसे पहले उसके फोन के वॉलपेपर को बदल देती है। वो चाहती है कि अब टैंक की दुनिया में सिर्फ वो और उसके बच्चे रहें। टैंक भी ऊपर से उसकी बात मान रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। दूसरी याओ अपनी मॉम के लिए मेडिसिन लेने निकल पड़ती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। बारिश हो रही थी इसलिए याओ अपना छाता उस बुजुर्ग को दे देती है। उसकी मासूमियत देखकर साधु भी इमोशनल हो जाता है। इसी बीच यूई की आंख खुलती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। तभी वो याओ को मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन खरीदते हुए देखती है, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं होते। वो रोते हुए दवा देने की विनती करती है। मेडिकल स्टोर की वर्कर भी उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन उसकी भी मजबूरी होती है। तभी वहाँ एक लेडी आकर याओ की हालत देखकर उसके लिए दवा के सारे पैसे खुद दे देती है। तब टैंक खुशी खुशी मेडिसिन लेकर घर लौट आती है। घर पहुंचकर वो अपनी मॉम को मेडिसिन कराने की कोशिश करती है। वो बार बार कहती है कि अपना मुंह खोलो और दवा खा लो, लेकिन जब यूई कोई रिएक्शन नहीं देती तो मासूम बच्ची सोचती है कि शायद दवा कड़वी है, इसलिए वो अपनी मॉम के लिए कैंडी लाने की बात करती है। तभी टैंग यूई को कॉल करता है और कहता है कि रियोस के पेपर अभी तक क्यों नहीं मिले। या वो
कहती है कि मॉम अभी सो रही है, आप उन्हें परेशान मत करो। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यूई अब इस दुनिया में नहीं रही। याओ अपनी मॉम को गर्म रखने की कोशिश करती है और उन्हें हक करके सो जाती है। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन याओ को लगता है कि उसकी मॉम बस लंबी नींद सो रही है। वो उनकी देखभाल करती रहती है, कभी उसके पैर धोती है तो कभी उसके पास बैठकर कहानी सुनाने लगती है। कुछ दिनों बाद घर में अजीब सी बदबू फैलने लगती है। जब आस पड़ोस के लोग कई दिनों से यूई को नहीं देखते तो उन्हें शक होता है और वो घर का गेट तोड़वा देते हैं। तब अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। यूई की लाश वहाँ पड़ी होती है। टैंग भी ये सब देखकर शॉक हो जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि यूई सच में मर चुकी है। लेकिन सबसे दर्दनाक पल तो तब आता है जब यह अभी भी अपनी मम को जिंदा समझ रही थी। वो कैंडी लेकर आती है और खिचड़ी दिखाकर अपनी मम से कहती है कि आपने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया। तभी कियान बदबू की शिकायत करते हुए नौकरों को लाश हटाने का ऑर्डर देती है। ये सुनकर याओ गुस्से में उसे बुरी औरत कहती है और उसे घर से जाने के लिए बोलती है। लेकिन कियान उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम अब कभी नहीं जागेगी क्योंकि वो मर चुकी है। पहले तो याओ इस बात को मानने से इनकार कर देती है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई उसके सामने आने लगती है, जिससे उसकी पूरी दुनिया एक पल में ही बिखर जाती है। तभी याओ कुछ औरतों को लिंगशान मंदिर के चमत्कारों के बारे में बात करते सुन लेती है। वो कह रही थी कि वहां जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना करने पर असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। तब मासूम याओ को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो सोचती है कि अगर वो अपनी मॉम को वही मंदिर ले जाए तो शायद वो फिर से जिंदा हो जाए। फिर वो चुपचाप अपनी मॉम के शव को वहां से ले जाती है। जब टैंक को इस बात का पता चलता है तो पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मच जाता है। टैंक गुस्से में सब पे चिल्लाने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि एक छोटी सी बच्ची अपनी मॉम को लेकर कैसे जा सकती है। तभी वर्कर को पता चलता है कि उन्हें 2 लोगों को पैसे देकर अपनी मॉम के शव को वहां से ले जाने के लिए कहा था। अब टैंक अपनी बेटी को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ कियान को एहसास होने लगता है कि यूई की मौत के बाद से टैंक का रवैया अब बदल गया है। वो पहले की तरह खुश नहीं दिखता। कहीं उसके दिल में यूई के लिए प्यार तो नहीं था। इसके बाद याओ अपनी मॉम को उस मंदिर में ले आती है जहाँ उसकी मुलाकात उसी साधु से होती है जिसको उसने छाता दिया था। लेकिन अगले ही पल जब उसकी आंख खुलती है तो टैंक उसके सामने होता है। वो लोग उसे नए घर में ले आते हैं और कहते हैं कि यहाँ से तुम्हारा घर है। कियान भी बाहर से बहुत प्यार दिखाती है, लेकिन उसके दिमाग में यूई को छोड़े हुए 30 मिलियन की चिंता सता रही होती है। वो तुरंत लोगों को पता लगाने के लिए भेजती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उन्हें मरने से पहले पूरे 30 मिलियन अपनी बेटी के नाम पर ट्रांसफर कर दिए थे तो उसके मन में लालच पैदा हो जाता है। वो उन पैसों के बारे में या उसे पूछने लगती है। तब टैंग उसे कुछ भी नहीं बताती। तब कियान उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टैंग घर पर आ जाता है। या रोते हुए उसे हक कर लेती है। तब कियान दिखाती है कि याओ की गलती से पानी गिर गया था। टैंग बिना सोचे समझे उसकी बात मान लेता है। ये देखकर याओ और भी ज्यादा उदास हो जाती है और सोचती है कि उसके डैड पहले जैसे नहीं रहे। वो घर छोड़कर रोड पर अपनी मॉम को ढूंढने लग जाती है। जब उसको उसकी मॉम नहीं मिलती तो वो उसका नाम लेकर रोने लगती है। तभी एक ट्रक वाला उसके सामने आ जाता है। इसी बीच एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। जब यूई की आँख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है। वहाँ वही साधु से बताता है कि वो सच में मर चुकी थी, लेकिन किसी ने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर उसे दोबारा जिंदा कर दिया है। फिर वो उसे एक और बात बताता है कि अब वो यूई नहीं रही, उसकी नई पहचान अब मैंग है। अगर उसने किसी को अपनी पुरानी पहचान बताई तो उसकी जान फिर से जा सकती है। तब यूई के दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि उसकी बेटी को टैंग और कियान ने बहुत दुख दिया था। वो कसम खाती है कि अब वो वापस आकर उन दोनों से हर दर्द का हिसाब लेगी। याओ अभी भी बहुत कमजोर होती है। टैंग उसके लिए सूप बनवाता है। तब याओ उसे पूछती है कि क्या आपको मॉम की याद आती है, लेकिन टैंग उसकी बात को टाल देता है और उससे आराम करने को कहता है। इसके बाद टैंग कियान को बताता है कि याओ लगभग एक एक्सीडेंट का शिकार होते हुए बची है, इसलिए उसका अच्छे से ध्यान रखा जाए। कियान भरोसा दिलाती है कि वो और आंटी उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। तब टैंग उससे कहता है कि आज मेरी मीटिंग हाउ ग्रुप के बॉस शाओ के साथ फिक्स है। कियान कहती है कि वो तो हाईचेंग का सबसे अमीर आदमी है। अगर हमारी कंपनी उसके साथ पार्टनरशिप करे तो हमारी कंपनी भी और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। तभी टैंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे निशान को ठीक करने के लिए अब्रॉड के एक फेमस डॉक्टर से बात की है। उसे याद आता है कि जब उसने टैंग की जान बचाने के लिए अपनी जान
जान की परवाह नहीं की थी। उसके जाते ही टैंक की मॉम क्यान से कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, ज्यादा देर खड़ी मत रहा करो। तभी क्यान उसे बताती है कि टैंक ने पहले यूई को 30 मिलियन दिए थे, अब क्योंकि वो मर चुकी है तो उसे वो पैसे वापस मिलने चाहिए। तब उसकी मॉम गुस्से में यूई को भला बुरा कहने लगती है और उसे लालची और चालाक औरत बताती है। दूसरी तरफ बॉस शाओ अपनी मीटिंग के लिए तैयार होता है। तभी यूई अचानक उसके सामने आ जाती है और सीधा उससे कहती है कि वो यहाँ उसकी हेल्प करने आई है। पहले तो बॉस शाओ उसे शक की नजर से देखता है और पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। तब यूई से बताती है कि हाउ ग्रुप के शेयर हाल ही में बहुत उतार चढ़ाव देख रहे हैं। बाहर से तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन असल में कंपनी बहुत बड़े खतरे में है। कोई फॉरेन कंपनी मिलकर हाउ ग्रुप के ओवरसीज बिजनेस को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रही है और वो उसे वार्निंग देती है कि अगर जल्दी ही उसने कुछ नहीं किया तो हाउ ग्रुप को अपना पूरा ओवरसीज बिजनेस बंद करना पड़ेगा। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हाउ ग्रुप के सारे शेयर पर हर तरफ से हमला होने वाला है और अगर तुमने जियांग ग्रुप के साथ कॉपरेशन किया तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद टैंग और बोशाओ की मीटिंग होती है। टैंग पार्टनरशिप का प्रपोजल रखता है और 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की बात करता है, लेकिन शाओ तुरंत उसे हाँ नहीं करता। वो कहता है कि मैं एक हफ्ते तक वेट करूंगा, अगर मैंग की फ्यूचर प्रिडिक्शन गलत निकली तो मैं फिर तुम्हारे ग्रुप के साथ डील कर लूंगा। तब टैंग परेशान होकर सोचने लगता है कि आखिर हाउ ग्रुप को उनके सीक्रेट प्लानिंग का पता तो नहीं चल गया। उधर घर में याओ के साथ हुआ पुराना झगड़ा अभी भी चल रहा होता है। टैंग की मॉम फिर से 30 मिलियन की बात छेड़ देती है जो पहले यूई के नाम पर रखे गए थे। उसकी मॉम और क्यान दोनों कहती है कि वो पैसे वापस ले लिए जाएं, लेकिन टैंग कहता है कि वो पैसा असल में याओ के फ्यूचर के लिए रखा गया था और जब वो बड़ी होगी तो उसे वो पैसा मिलेगा। लेकिन उसकी मॉम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उससे कहती है कि यूई तो मर चुकी है और अब याओ भी हमारे पास ही रहती है, इसलिए पैसे वापस ले लेना चाहिए। क्यान भी उनकी बात का सपोर्ट करती है, लेकिन याओ ये सब सुनकर दुखी हो जाती है और गुस्से में टैंग से कहती है कि वो उसके डैड नहीं है, वो उससे नफरत करती है। इसी बीच मैंग की वार्निंग सच साबित होती है। हाउ ग्रुप के सारे शेयर तेजी से गिरने लगते हैं और कंपनी पर हर तरफ से प्रेशर बच जाता है। तब शाओ मैंग को बुलाता है और उससे मदद करने के लिए कहता है। यूई तुरंत मार्केट को एनालाइज करके एक स्ट्रेटेजी देती है। सब लोग उसकी बात मान लेते हैं और देखते ही देखते गिरते हुए शेयर भी समझने लग जाते हैं। थोड़ी देर में ही हाउ ग्रुप न सिर्फ क्राइसिस से बाहर आ जाता है बल्कि दुश्मन कंपनी के शेयर भी गिरने लगते हैं। शाओ यूई के ट्रेन को देखकर हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तब यूई हाउ ग्रुप में जनरल मैनेजर की पोजीशन मांगती है। तब शाओ उसका टैलेंट देखकर तुरंत मान जाता है और अनाउंस कर देता है कि अब से मैंग ही हाउ ग्रुप की नई जनरल मैनेजर होगी। दूसरी जब टैंग को पता चलता है कि हाउ ग्रुप ने उसके साथ डील करने से मना कर दिया और किसी नई पावरफुल जनरल मैनेजर को अपॉइंट कर लिया है तो वो उसका पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही टैंग घर से बाहर जाता है तब क्यान और उसकी मॉम बैंक पहुंच जाती है। उनका इरादा याओ के नाम पर रखे हुए 30 मिलियन युआन निकालने का होता है। क्यान जानबूझकर याओ को एक्सरसाइज करवाने के नाम पर गाड़ी के पीछे दौड़वाती है। कमजोर और बीमार याओ थक कर भी दौड़ती रहती है। बाद में बैंक पहुंचकर क्यान और उसकी मॉम पैसे मांगती हैं, लेकिन बैंक के एम्प्लॉय सब मना कर देते हैं। वो बताते हैं कि ये पैसा याओ के ट्रस्ट फंड से जुड़ा हुआ है और इसे सिर्फ तभी निकाला जा सकता है जब याओ अडल्ट हो जाएगी। ये सुनकर दोनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बैंक वालों को टैंक का नाम लेकर धमकी देने लगती हैं। उनका दावा होता है कि वो तो मर चुकी है, इसलिए उसकी सारी प्रॉपर्टी पर टैंक का ही हक है। याओ को जैसे ही पता चलता है कि उसकी दादी और क्यान उसके नाम पर रखे हुए पैसे लेना चाहती हैं, तो वो तुरंत मना कर देती है और कहती है कि ये दोनों अच्छे लोग नहीं हैं। तब उसकी दादी उसे सुनाने लगती है और कहती है कि हमने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा है और तुम हमारे खिलाफ ही बोल रही हो। तभी वहाँ मैंग भी आ जाती है, जिसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। या उसे देखते ही उसे अपनी मॉम बुलाती है। मैंग भी अपनी बेटी को देखकर अंदर से टूट जाती है, लेकिन अपनी पहचान छुपाने के लिए वो उससे कह देती है कि
वो यूई नहीं है, लेकिन कियान को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। उसके लिए ये मानना नामुमकिन होता है कि दुनिया में दो लोग एक जैसे कैसे दिख सकते हैं। टैंक की मॉम भी उसे देखकर कहती है, तो तुमने अपनी मौत का नाटक किया था। तब मैंग उसे थप्पड़ मार देती है। उसे टैंक की मॉम का पुराना बर्ताव याद आ जाता है जो उन्होंने उसके साथ किया था। वो यूई से कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ, और फिर वो उसे मारते हुए कहती है कि दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। प्रेजेंट में टैंक की मॉम अपने बेटे को कॉल करके बुला लेती है। टैंक वहाँ आता है और उस औरत को देखकर खुद भी हैरान रह जाता है। वो कहता है, तो तुम मरी नहीं हो। मैंग कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा नाम यूई नहीं है। टैंक कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती, पर याओ को तो जानती हो ना। तब यूई उन्हें ताना मारते हुए कहती है कि हाँ, तुम लोग उसके नाम पर छोड़े हुए पैसे हड़पना चाहते हो। इतने में हाउ ग्रुप का चेयरमैन भी वहाँ आ जाता है और सबको बताता है कि मैंग उनकी कंपनी की नई जनरल मैनेजर है। ये सुनकर टैंक के होश उड़ जाते हैं। मैंग शाओ को साफ कह देती है कि ऐसे घटिया कैरेक्टर वाले लोगों के साथ बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है। टैंक के मन में भी शक पैदा हो जाता है कि क्या ये सच में यूई है या नहीं। इसलिए वो अपने आदमी को तुरंत उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करने का ऑर्डर देता है। शाओ मैंग से बोलता है कि क्या वो तुम्हारा पुराना लवर था। तब मैंग शाओ को सच बता देती है कि उसका असली मकसद सिर्फ टैंक से बदला लेना है। कुछ दिन बाद मैंग की रिपोर्ट आती है। रिकॉर्ड दिखाते हैं कि वो सालों तक अब्रॉड में पढ़ाई करती रही है और हाल ही में चाइना वापस आई है, लेकिन टैंक का शक फिर भी खत्म नहीं होता। वो यूई से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी मर चुकी एक्स वाइफ समझ लिया था, इसी वजह से इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। फिर वो उसे डिनर पर बुलाता है। यूई उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे मिलना था। घर पर कियान और टैंक की मॉम बेशक में होते हैं। उन्हें याद आता है कि यूई को आम से बहुत ही ज्यादा एलर्जी थी, इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि डिनर में आम खिलाया जाएगा। अगर मैम को कुछ भी नहीं हुआ तो इससे साबित हो जाएगा कि यूई नहीं है। तब डिनर के दौरान यूई को देखकर यह खुश हो जाती है। फिर आम सर्व किए जाते हैं। सबकी नजर यूई पर ही टिकी थी, लेकिन यूई चुपचाप आम खा लेती है और उसे कुछ भी नहीं होता। असल में उसने घर पहुंचने से पहले ही एलर्जी की मेडिसिन खा ली थी, इसलिए सब लोगों को यकीन हो जाता है कि यूई नहीं है। जब यूई जाने लगती है तो या उसके पीछे दौड़ने लगती है और रोते हुए कहती है कि वही उसकी मॉम है, लेकिन शाओ यूई को रोक देता है और याद दिलाता है कि अगर टैंक को सच पता चल गया तो उसकी सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। इसलिए वो मजबूरी में याओ को वैसे ही छोड़कर चली जाती है। फिर वो हाव ग्रुप की मदद से जेंग्याई ग्रुप को खरीदने की तैयारी करती है। सिर्फ एक महीने में ही शाओ ने कंपनी के 30% शेयर अपने कंट्रोल में कर लिए थे। ये देखकर टैंक गुस्से में लाल हो जाता है। वो कहता है कि पता करो हमारे शेयर कौन खरीद रहा है। वो कियान से कहता है कि अब मुझे हाउ ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करनी होगी, इसलिए वो यूई से मिलने चला जाता है और उसे बहुत बड़ा ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें करोड़ों रुपए और कंपनी के शेयर दूंगा। लेकिन यूई भी बहुत चालाक थी, वो उससे और भी ज्यादा फायदा निकालने लगती है। टैंक डील बचाने के लिए ऑफर पे ऑफर बढ़ाता रहता है और आखिर में उसे डिनर के लिए इनवाइट कर देता है। उधर कियान का डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि टैंक धीरे धीरे मैंग की तरफ खिंचते जा रहा है। जब उसे पता चलता है कि टैंक ने पूरी रात मैंग के साथ गुजारी है तो वो और उसकी सास मिलकर उसे सबक सिखाने का प्लान बनाती हैं। इसके बाद शाओ नोटिस करता है कि यूई पिछली रात टैंक के साथ ही थी। वो थोड़ा जेलस होकर उसे पूछता है कि क्या तुम उसके साथ सो चुकी हो। तब यूई से छेड़ते हुए पूछती है कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तब शाओ से किस कर लेता है और कहता है कि तुमने ही मुझे इन सब में धकेला था, सच बताओ कल रात तुम क्या कर रही थी। तब यूई से बताती है कि टैंक ने उसे कंपनी के 10% शेयर भी दे दिए हैं। अब उसके पास इतने शेयर हो गए हैं कि वो कंपनी पर कंट्रोल कर सकती है, जिस पर शाओ उसका साथ देने का वादा करता है और बदले में डिनर की डिमांड करता है। लेकिन तभी रास्ते में अफरा तफरी मच जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं कि किसी ने एक छोटी बच्ची को गर्म गाड़ी के अंदर बंद कर दिया है। यूई जब पास जाकर देखती है तो पता चलता है कि वो बच्ची याओई होती है। गर्मी और हवा की कमी की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। यूई उसे बचाने की कोशिश करती है, जिस पर शाओ अपने हाथ से कार के फ्रेम को तोड़ देता है। फिर दोनों मिलकर
कर याओ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि अगर थोड़ी सी भी और ज्यादा देर हो जाती तो याओ की जान भी जा सकती थी। इसी बीच टैंग की मॉम उससे कहती है कि तुमने मेरी पोती को किडनैप क्यों किया, जिस पर यूई उसे थप्पड़ मार देती है। क्यान कहती है कि उसे क्या फर्क पड़ता है, अगर बच्ची थोड़ी देर गाड़ी में और रह जाती तो अभी तो बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ टैंग भी हॉस्पिटल में आ जाता है। जैसे ही यह होश में आती है तो सब सच बता देती है कि क्यान ने जानबूझकर उसे गाड़ी में बंद किया था और वो उसे अक्सर मारा भी करती है। पहले तो क्यान झूठ बोलकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन याओ कहती है कि अगर डैडी मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे ऑर्फनेज भेज दीजिए, मैं और मार नहीं खाना चाहती। ये सुनकर टैंग गुस्से में क्यान को थप्पड़ मार देता है, जिससे उसके फेस का नकली स्कार निकल जाता है। टैंग कहता है तो मतलब तुमने मुझे नहीं बचाया था। तब क्यान कबूल कर लेती है कि उसने सिर्फ पैसे और स्टेटस के लिए यूई बनने का नाटक किया था। स्कूल में उसे यूई की डायरी मिल गई थी। प्रजा में दिखाते हैं कि यूई डायरी में लिखती है कि बारिश के मौसम में मुझे किडनैप कर लिया गया था। तब मेरी मुलाकात टैंक से हुई थी, हम भागते हुए पकड़े गए थे। तब मैंने उसे झाड़ियों में छुपा दिया था ताकि वो बच जाए। तब टैंक ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो बड़े होकर मुझसे शादी करेगा, पर मेरे फेस पे जो निशान पड़ गए हैं मैं उसे सर्जरी करवा के हटवा दूंगी। दुष्ट लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि टैंग उस लड़की को ढूंढ रहा है जिसके फेस पर स्कार बना हुआ है। ये बात क्यान भी सुन लेती है। तभी उसे डेस्क पे यूई की डायरी पड़ी हुई मिल जाती है, जिसे पढ़कर उसने पैसे और अमीरी के लालच में अपने फेस पर नकली स्कार बना लिया और खुद को वही लड़की बता दिया। यूई सोचती है तो इसलिए टैंग ने मुझे ढूंढना बंद कर दिया था। क्यान उसे माफी मांगते हुए कहती है कि मेरा प्यार सच्चा था और मैंने ही तुम्हें एक बेटा भी दिया है। लेकिन टैंग पहली बार क्यान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। वो तुरंत डीएनए टेस्ट करवाने का ऑर्डर देता है। क्यान घबरा जाती है और उससे बार बार कहती है कि चैंग और उसके पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा ही है। लेकिन डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आते ही सबके होश उड़ जाते हैं। रिपोर्ट साफ बताती है कि ना तो चैंग टैंग का बेटा है और ना ही क्यान उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। टैंग की मॉम भी गुस्से से पागल हो जाती है कि जिस बच्चे को वो सालों से अपना पोता समझकर पाल रही थी वो तो उनकी फैमिली का था ही नहीं। टैंग का सब्र भी टूट जाता है। वो क्यान की सारी प्रॉपर्टी जब्त करने और उसे घर से निकालने का ऑर्डर देता है। क्यान के जाने के बाद टैंग को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो याओ से माफी मांगता है और कहता है कि उसने उसकी मॉम और उसके साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन याओ कह देती है कि उसे डैडी से नफरत है और उसे सिर्फ अपनी मॉम चाहिए। दुष्ट शाओ धीरे धीरे यूई के करीब आने लगता है और उसे ऑफिस में फूल भेजता है। फिर वो सीधे उसे दिल की बात कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम इस रिलेशनशिप को एक मौका दोगी। तब यूई हंसकर बात टाल देती है और कहती है कि दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। लेकिन तभी टैंग यूई से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो कुछ दिन याओ का ख्याल रख सकती है। बदले में वो उसे एक दिन के लिए 1 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है। तब शाओ मजाक में कहता है कि वो उसे 2 लाख देगा अगर वो ना जाए तो, लेकिन याओ के लिए यूई मना नहीं कर पाती और उसके घर पहुंच जाती है। घर पर टैंग की मॉम याओ को सूप पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन यूई उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। प्रजा में दिखाते हैं कि टैंग की मॉम यूई को एक अजीब सा देसी नुस्खा पिलाया करती थी जिसमें गाय का गोबर और कई घटिया चीजें मिली होती थी। उनका मानना था कि इससे बेटा पैदा होता है, लेकिन इस बार यूई चुप नहीं रहती। वो वही दवा टैंग की मॉम को पिलाने लगती है और कहती है कि अगर ये मेडिसिन इतनी असरदार है तो पहले इसे आप पी लीजिए। तभी टैंग भी वहाँ आ जाता है। यूई से बताती है कि तुम्हारी मॉम ने याओ को कॉकरोच वाली दवा पिलाई और उसे टॉनिक बता दिया था। ये सुनकर टैंग को गुस्सा आ जाता है। उसकी मॉम सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन यूई उस पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि जिस तरह से इसने पहले अपनी बहू की जिंदगी बर्बाद कर दी थी वैसे ही एक दिन ये अपनी पोती की भी जान ले लेगी। तब याओ भी अपनी दादी के खिलाफ बोलने लगती है और यूई का साथ देती है, जिस पर टैंग अपनी मॉम को नर्सिंग होम भेजने का ऑर्डर दे देता है। उसकी मॉम रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि अब से वो याओ का अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन टैंग अपना फैसला फिर भी नहीं बदलता। कुछ देर में ही उसकी मॉम को नर्सिंग होम में भेज दिया जाता है। जाते जाते याओ बड़े प्यार से अपनी दादी को गुड बाय बोलती है। इसके बाद टैंग यूई को एक महंगा गिफ्ट देता है और पुरानी गलतफहमियों को खत्म करने की बात करता है, लेकिन यूई का दिल भर आता है। उसे याद आता है कि पिछले 7 सालों में टैंग ने कभी
उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया था और अब वो ऐसी औरत पे पैसा लुटा रहा है जिसे वो कुछ महीनों से ही जानता है। इसके बाद शाओ यूई से कहता है कि जरा मुझे भी दिखाओ जो टैंग ने तुम्हें दिया था, और वो उसे सीजर से काट देता है और अपना नेकलेस पहनाने लगता है। तब यूई से रोक देती है और कहती है कि अगर मेरी बेटी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी तो मैं भी तुमको एक्सेप्ट कर लूंगी। फिर इसके बाद नर्सिंग होम में टैंग की मॉम को यूई बताती है कि आपका बेटा मुझसे प्यार करने लगा है, पर अफसोस वो बहुत जल्दी ही बैंकरप्ट होने वाला है। मैंने जंग्याई ग्रुप के 40% शेयर खरीद लिए हैं और कल ही हाउ ग्रुप और जंग्याई ग्रुप की पार्टनरशिप साइन होने वाली है। टैंग को लग रहा है कि उसने कंपनी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, लेकिन असल में वो खुद नहीं जानता कि वो एक बहुत ही बड़े जाल में फंस चुका है। अब सोचो कि उसके बैंकरप्ट होने के बाद तुम कहाँ रहोगी, क्योंकि ये जगह तो बहुत ही महंगी है। इधर शाओ और याओ एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। दोनों रॉक सीजर पेपर खेलते हैं और हॉर्सी गेम भी खेलने लग जाते हैं। धीरे धीरे उनके बीच एक प्यार सा बॉन्ड बनने लगता है। याओ को भी शाओ के साथ बहुत मजा आता है। जब यूई वापस आती है तो याओ से बताती है कि शाओ ने उसके साथ कितना खेला। शाओ भी याओ का बहुत ख्याल रखता है। तीनों साथ मिलकर खाना खाने निकल पड़ते हैं और एक छोटी फैमिली की तरह नजर आने लगते हैं। अगले दिन कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग नए शेयर होल्डर और शाओ का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुलता है और अंदर यूई आ जाती है। वो अनाउंस करती है कि अब से वो ही जंग्याई ग्रुप की नई सीईओ है। टैंग को लगता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन यूई उसे बताती है कि उसके पास कंपनी के 50% शेयर हैं, इसलिए सीईओ बनने का हक अब उसका है। ये सुनकर टैंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यूई उसे याद दिलाती है कि तुमने जो 10% शेयर मुझे दिए थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। उसी सैर से मैंने पूरी कंपनी पर अपना कंट्रोल कर लिया। अब हाउ ग्रुप के साथ डील तो होगी, लेकिन साइन तुम नहीं बल्कि मैं करूंगी। तब टैंग गुस्से में पागल हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकाल देते हैं। उसी वक्त यूई अनाउंस करती है कि आज से टैंग को कंपनी से निकाला जाता है। जो भी इस फैसले का विरोध करेगा उसे भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर बाहर आकर टैंग को समझ आ जाता है कि मैंग और यूई एक ही इंसान है। वो कबूल करता है कि एक वक्त पर उसने सच में यूई से सच्चा प्यार करने और उसके साथ नई जिंदगी शुरू करने का सोचा था, लेकिन यूई उसे थप्पड़ मारकर बोलती है कि तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो टैंग की सारी प्रॉपर्टी और एसेट जब्त करवा देती है। फिर थोड़ी देर बाद खबर आती है कि टैक्स फ्रॉड के केस में टैंग अरेस्ट हो गया है। दूसरा टैंग के मॉम को नर्सिंग होम वाले बाहर निकाल देते हैं क्योंकि टैंग फैमिली अब बर्बाद हो चुकी थी। वो सड़कों पर भीख मांगने लगती है। फिर भी उसके दिल में नफरत कम नहीं होती। वो यूई को भला बुरा कहने लगती है। तब यूई उसे सोने का एक कटोरा देती है और कहती है कि अगर भीख ही मांगनी है तो इसी से मांगो। जब लोग उसे देखते हैं तो समझ जाते हैं कि औरत गरीब नहीं बल्कि लालची है, जिससे वो उसे भीख भी नहीं देते। इसके बाद वही साधु यूई से कहता है कि अब तुम्हारी आइडेंटिटी सबको पता चल गई है, मतलब तुमने अपना वादा तोड़ दिया। यूई कहती है तो मेरे पास अब कितना टाइम बचा है। तब साधु से बताता है कि किसी ने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। जब यूई उससे पूछती है कि वो इंसान कौन है, तब साधु उसे सच बताने से मना कर देता है, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि याओ होती है। याओ ने अपनी मॉम की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। साधु याओ को 3 दिन का टाइम देता है ताकि वो अपनी मॉम के साथ वक्त बिता सके। तब याओ रोकर कहती है कि वो अपनी मॉम की शादी होते हुए देखना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी मॉम और अंकल शाओ हमेशा खुश रहें। तब टैंग की मासूमियत देखकर साधु भी पिघल जाता है और उसे 1 महीने का एक्स्ट्रा वक्त भी दे देता है। कुछ समय बाद याओ अचानक घबराकर शाओ को फोन करती है कि मॉम बेहोश हो गई है। शाओ तुरंत वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होता है। याओ और उसकी मॉम मिलकर प्रपोजल का अरेंजमेंट करते हैं। शाओ कुछ समझ पाए उससे पहले ही ये घुटनों पर बैठकर उसे शादी के लिए पूछ लेती है, जिससे शाओ इमोशनल हो जाता है और कहता है कि प्रपोजल तो मर्दों को
ही करना चाहिए। फिर वो यूई को प्रपोज करता है और कहता है कि क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना चाहोगी। तब यूई से हाँ कह देती है, जिससे दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन याओ का वक्त खत्म हो रहा होता है। साधु उसे याद दिलाता है कि अब उसे अपना वादा निभाना होगा। याओ अपनी मॉम को आखिरी बार देखती है और आंसुओं के साथ कहती है कि अब अंकल शाओ ही उसका ख्याल रखेंगे, वो अब अकेली नहीं रहेंगी। फिर वो अपनी मॉम से अलविदा कहकर साधु के साथ चली जाती है। अपनी बेटी को जाते हुए देखकर यूई का बुरा हाल हो जाता है। आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑटोमन फेस्टिवल के दिन शाओ और यूई की शादी हो जाती है और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।